ये है AS हॉरर मीडिया, जहां डर सिर्फ आवाज में नहीं, आपके सांसों में समा जाता है। हर कहानी आपको वहां ले जाती है जहां आप कभी अकेले नहीं रहना चाहेंगे। तो अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार पीछे जरूर देखिए। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो बिहार से हरियाणा के सफर पर निकला, लेकिन रास्ते में उसे ऐसे साए मिले जो ना दिखते थे और ना पीछा छोड़ते थे। सफर की शुरुआत बक्सर, बिहार। मेरा नाम शेखर है, उम्र 43 साल। ट्रक चलाते हुए जिंदगी के आधे साल बीत चुके हैं। हर रूट देखा है, हर मोड़ झेला है, लेकिन जिस एक रूट ने मेरी आत्मा हिला दी वो था बिहार से हरियाणा का सफर। बक्सर से चला था, ट्रक में माल भरा था, मशीन पार्ट्स जो रोहतक पहुंचाने थे। दोपहर थी, आसमान साफ, मौसम ठीक, लेकिन मेरे दिल में कुछ ठीक नहीं था। रास्ता बहुत लंबा था, बक्सर, आरा, छपरा, पटना, बिहार शरीफ, नवादा, गया और फिर झारखंड होते हुए आगे। पर यह सफर रास्तों से नहीं, रूहों से भरा हुआ था। पहली रात आरा की आग। आरा में रात रुकना पड़ा। ढाबा देखा, शेरू होटल, वीरान, लेकिन चाय की खुशबू आ रही थी। मैं बैठा, एक बुजुर्ग आदमी आया, बिल्कुल चुपचाप। बिना पूछे उसने मेरे सामने चाय रखी, फिर बोला, यह रास्ता अब सीधा नहीं रहा शेखर। मैं चौंका, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो मुस्कुराया और उसी मुस्कान में गायब हो गया। मैं उठकर पीछे भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चाय अभी तक भाप छोड़ रही थी। छपरा के घाट की लड़की। सुबह होते ही ट्रक बढ़ाया। छपरा के पास पुल पार कर रहा था कि एक लड़की हाथ हिलाती दिखी, लाल साड़ी में, गीले बाल और नंगे पांव। मैंने ट्रक रोका। वो बोली, मुझे घाट तक छोड़ दो, देर हो रही है। मैंने बिठाया, लेकिन जैसे ही घाट आया वो उतरते उतरते हवा में घुल गई। घाट पर सिर्फ एक बोर्ड लटका था। यहां 2002 में एक युवती की आत्महत्या हुई थी। पटना में रेडियो की आवाज। पटना पहुंचते ही रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई पुराना गाना बजने लगा। फिर अचानक गाने के बीच में एक आवाज आई, क्या तुझे अपना एक्सीडेंट याद है? मेरा दिल धड़क गया। नहीं, वो तो हादसा था, मैं कुछ कर नहीं पाया। रेडियो से आवाज आई, अब एक और हादसा तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन वो फिर भी बोलता रहा, फतुहा, पहली चीख। फतुहा पार करते वक्त एक बाइक सवार अचानक सामने आ गया। ब्रेक मारा, ट्रक रुका। बाहर आया, बाइक नदारद, इंसान भी नहीं, पर जमीन पर खून था और एक डरावनी सी चीख सिर्फ मेरे कानों में गूंजी। अब तू मेरा बोझ उठाएगा। मेरे कानों में गूंज रही थी वो चीख, अब तू मेरा बोझ उठाएगा। मैं जमीन पर जम सा गया था। खून वहीं था, ताजा, लेकिन कोई घायल नहीं, कोई इंसान नहीं। चारों ओर घना सन्नाटा, रात का अंधेरा जैसे मुझे निगलने को तैयार था। ट्रक की हेडलाइटें बंद हो गईं और अचानक इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैं चुपचाप केबिन में लौटा, स्टीयरिंग को पकड़कर बैठा रहा। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। कुंजी घुमाई, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मेरी नजर शीशे में गई। पीछे सीट पर एक परछाई बैठी थी, काली, झुकी हुई, बाल बिखरे हुए। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने आंखें बंद की, खुद को समझाया। जब दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। बिहार शरीफ की रात और संदूक। मैंने धक्का मारकर ट्रक स्टार्ट किया। बड़ी मुश्किल से ट्रक फिर से रफ्तार में आया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक वीरान जगह पर रुकना पड़ा। टायर पंचर हो गया था। पास में एक पुराना धर्मशाला टाइप कमरा दिखा। दरवाजा टूटा हुआ, भीतर एक संदूक रखा था, धूल से ढंका हुआ, शायद कोई फेंक गया था। मैंने खोलने की कोशिश की। जैसे ही कुंडी घुमाई, अंदर से जोर की चीख निकली, मत खोलो, मैं अभी पूरी मरी नहीं हूं। मैं पीछे हट गया। संदूक खुद ब खुद खुला और अंदर सिर्फ एक लड़की की टूटी चूड़ियां थीं और एक अधजला फोटो। उस फोटो में मैं था। मैंने वो कभी खिंचवाया ही नहीं। नवादा, समय की उलटी चाल। नवादा पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और सामने एक बड़ा मोड़। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, सड़क पर एक बोर्ड दिखा, सावधान, आगे समय उल्टा चलता है। मैं हंसा, सोचा किसी ने मजाक में लगाया होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मेरे रेडियो में फिर से वही आवाज आई, 8 बजे तुमने संदूक खोला, अब देखो क्या खो गया। मेरे घड़ी की सुइयां उलटी चलने लगी। ट्रक का फ्यूल मीटर उल्टा भरने लगा और मेरा मोबाइल खुद ब खुद 3 दिन पहले के कॉल्स दिखाने लगा। एक कॉल था मेरी बीवी का। शेखर, वो औरत फिर आई थी, कह रही थी तू नहीं बचेगा इस बार। मैंने फोन फेंक दिया। गया, वो मंदिर जो अब बंद है। गया पार करते हुए मैंने सोचा
शायद मंदिर में माथा टेकने से कुछ राहत मिले। एक पुराना मंदिर दिखा, बिल्कुल जर्जर, लेकिन पूजा की खुशबू अब भी थी। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक साधु दिखाई दिया। बिना देखे बोला, जिसे ऊपर बुलाया जाता है वो नीचे क्यों आ गया? मैं ठहर गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, तू जो सफर कर रहा है वो सिर्फ जमीन का नहीं है, वो एक बंधन है। हर जगह एक आत्मा तुझसे कुछ ले रही है, कभी याद, कभी डर, कभी वादा। मैंने मंदिर की ओर देखा। दरवाजा बंद था और सामने लिखा था, यह मंदिर 7 साल पहले आग में जल गया था, अब यहां पूजा नहीं होती। लेकिन अंदर से अब भी घंटी की आवाज आ रही थी। शेखर की रात की पुकार। उस रात मैं गया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हाईवे पर ट्रक दोबारा बंद हो गया। बाहर निकला, चारों ओर अंधेरा। फिर पीछे से आवाज आई, शेखर, तू तो मुझे भूल गया। मैं मुड़ा, कोई नहीं। आवाज फिर आई, इस बार और पास से, तेरे ट्रक में जो बैठा है वो कभी उतरेगा नहीं। मैंने ट्रक की ओर देखा। साइड मिरर में एक और चेहरा, मेरे जैसा ही, लेकिन आंखें सुर्ख लाल और होंठ सिल दिए गए। ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन पैर कांप रहे थे। मिरर में जो चेहरा देखा था वो मैं था, लेकिन मैं नहीं था। आंखें सुर्ख, होंठ सिले हुए और चेहरा जैसे किसी जलते शव से निकला हो। मैंने मिरर नीचे कर दिया, लेकिन वो चेहरा अब मेरी आंखों में बैठ चुका था। झारखंड का बॉर्डर पार करते हुए हजारीबाग की सड़कों पर सन्नाटा था। जंगल दोनों तरफ गहराते जा रहे थे और ट्रक के अंदर कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। गियर जो खुद ब खुद बदले। ट्रक धीमे धीमे एक अजीब सी लय में चल रहा था। गियर अपने आप बदल रहे थे। क्लच में मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य हाथ से चल रहा था। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकला। ठंडी हवा, लेकिन उस हवा में कुछ जला हुआ महसूस हुआ। टायर छूकर देखा, गर्म। पीछे घूमकर देखा, ट्रक की छत पर एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा ढका हुआ। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है तू? उसने चेहरा उठाया, मेरी बहन मीना। लेकिन मीना तो 6 साल पहले कुएं में गिरकर मर चुकी थी। रामगढ़ के मोड़ पर वो रात। रामगढ़ की ओर बढ़ते हुए ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन जैसे कोई और खींच रहा हो। ट्रक बार बार उसी मोड़ पर जाता जहां बोर्ड लगा था। यहां 2017 में बस पलटी थी, 47 लोग मरे थे। हर बार जब मैं उस मोड़ को पार करता, मेरे ट्रक की खिड़कियों पर उंगलियों के निशान बन जाते, जैसे कोई बाहर से खटखटा रहा हो। अचानक खिड़की के शीशे पर खून से लिखा मिला, तू बच गया लेकिन हम नहीं। हजारीबाग के उस ढाबे पर मैंने डरते डरते ट्रक रोका, एक पुराने ढाबे के सामने। ढाबा सुनसान था, लेकिन अंदर चूल्हा जल रहा था। एक बूढ़ा आदमी खाना पका रहा था। मैंने पूछा, कुछ मिलेगा खाने को? उसने सिर उठाया और सीधा मेरी आंखों में देखा। तेरे ट्रक से जलने की गंध आ रही है। मैं घबरा गया। क्या मतलब? उसने मुस्कुराकर कहा, इस रास्ते से पहले भी एक शेखर गया था, लेकिन वो अब लौट कर नहीं आया। तू उसकी गलती दोहरा रहा है। मैं पीछे मुड़ा। ट्रक के ऊपर धुआं उठ रहा था। ट्रक में कोई और भी है। मैंने फौरन दरवाजा खोला, देखा सीट पर कोई बैठा है, बिल्कुल शांत, सिर नीचे झुका हुआ। मैंने पास जाकर देखा, वो मैं ही था, लेकिन आंखें बंद, गले पर फांसी का निशान। मेरे कदम पीछे हटे, मैं गिर पड़ा और तभी वो बोल पड़ा, तू जितना आगे जाएगा मैं उतना तुझ में समा जाऊंगा। खून की बारिश। रामगढ़ पार करते हुए आसमान से पानी नहीं, खून गिरने लगा। वाइपर चला, लेकिन शीशा साफ नहीं हुआ। चारों तरफ धुंध और सड़कों पर जलते हुए हाथ दिखाई दे रहे थे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हर तरफ वही आवाजें, शेखर, तू हमें क्यों भूल गया? बोकारो की सड़कों पर ट्रक दौड़ रहा था, लेकिन मेरी सांसें थमी हुई थीं। रियर मिरर में जब भी झांकता, कोई ना कोई चेहरा मेरे ठीक पीछे सीट पर दिख जाता, लेकिन जैसे ही पलट कर देखता, खाली, सिर में दर्द और दिल में डर। हवा भारी होती जा रही थी, चारों ओर कोयले की महक और धुंध, जैसे ट्रक अब किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। धनबाद के पहले वो कोयले की पटरी। रात के लगभग 3 बजे मैं धनबाद की ओर बढ़ रहा था। एक पुराना रेलवे क्रॉसिंग पड़ा। गेट बंद था, लेकिन आसपास कोई गार्ड नहीं। मैंने देखा, पटरी के पास एक बूढ़ा बैठा था, सिर झुका हुआ। मैंने ट्रक रोका और उतरकर पास गया। उसके पास पहुंचते ही उसने धीरे से कहा, तू भी उसी सुरंग में जा रहा है क्या, जहां से अब तक कोई लौटा नहीं? मैंने कहा, कौन सी सुरंग? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली और खाली थीं।
झरिया की पुरानी सुरंग, वहां आज भी आग जलती है और रूहें जलने वालों की चीखें। उसने एक नक्शा मेरी जेब में डाल दिया और खुद हवा में गायब हो गया। झरिया की पुरानी सुरंग। नक्शे को देखकर मैंने ट्रक उसी ओर मोड़ दिया। रास्ता टूटा फूटा और हर तरफ कोयले की धूल। जब सुरंग के पास पहुंचा तो ट्रक जैसे अपने आप रुक गया। सामने एक जली हुई सुरंग थी जिसका एक सिरा मलबे से भरा और दूसरा काले अंधेरे में गुम। मैंने ट्रक वहीं रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। जैसे ही सुरंग के अंदर कदम रखा, अचानक टॉर्च बंद और फिर चारों तरफ आवाजें। हम जिंदा जलाए गए थे, हमें निकाला नहीं गया। तू क्यों आया? सफेद साड़ी में वो औरत। सुरंग के अंदर धुआं था और दीवारों पर जलने के निशान। एक और एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें पिघली हुई। मैं डर से थर थर कांप रहा था। उसने सिर उठाकर कहा, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर की बेटी थी, लेकिन उसने मुझे अकेला छोड़ दिया इस सुरंग में। अब तू क्यों बचना चाहता है? मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में भारीपन। पीछे देखा, मेरी ट्रक की चाबी अब उसकी मुट्ठी में थी। सुरंग के अंदर जलता ट्रक। मैं भागकर ट्रक के पास पहुंचा, लेकिन ट्रक का इंजन बंद और ट्रक के अंदर वो औरत अब मेरी सीट पर बैठी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रक के अंदर आग भड़क उठी और मुझे वो ही जलती आवाज सुनाई दी। तू जो छोड़कर आया था, अब वही तुझे छोड़ेगा नहीं। काले धुएं में दिखा भविष्य। सुरंग के ऊपर उठते धुएं में मुझे कुछ दिखा। हरियाणा की सीमा, एक अस्पताल और मैं एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ। शरीर जल चुका और डॉक्टर कह रहा, यह तो चमत्कार है कि जिंदा है। मैंने आंखें बंद की और ट्रक की चाबी खींचकर भागता हुआ सुरंग से बाहर आया। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब उसकी खिड़कियों पर धुएं के निशान थे और सीट पर राख। सूरज अब पूरब से उग चुका था। मैंने झरिया की सुरंग को पीछे छोड़ा, लेकिन वो सुरंग मेरे अंदर उतर चुकी थी। ट्रक चल रहा था, मैं जी रहा था, पर सब कुछ जैसे किसी सपने की तरह लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें नींद नहीं आती और जागते हुए डर लगता है। बिहार की सीमा पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही पहली जगह थी चौसा। मैंने वहां एक ढाबे पर रुककर नाश्ता किया, लेकिन जैसे ही थाली परोसी गई, उसमें खून के छींटे थे। मैंने घबराकर उठाया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। ढाबे वाला बोला, थक गए हो भैया, कभी कभी भूख भी आंखों को धोखा देती है। वाराणसी की तरफ बढ़ता ट्रक। चौसा से आगे मैं गाजीपुर, फिर वाराणसी की तरफ निकला। पर रास्ता काटते हुए मैंने महसूस किया, मेरे ट्रक के पीछे अब एक और ट्रक चल रहा है। बिल्कुल मेरी तरह पुराना, वैसा ही नंबर, लेकिन ड्राइवर दिखाई नहीं देता। जब भी मैं रुकता, वो भी रुकता। जब मैं मुड़ता, वो भी मुड़ता। मणिकर्णिका घाट और मेरी चिता। वाराणसी में रात हो चुकी थी। हवा में चिता की राख और गंगा का जल मिलकर एक अजीब सी खामोशी फैला रहे थे। मैं ट्रक से उतरकर घाट की ओर चला गया। भीड़ थी, आग जल रही थी, लेकिन फिर मैंने जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। एक चिता पर मैं खुद लेटा था, मेरा जला हुआ चेहरा, वही शर्ट, वही जीन्स, मेरे हाथ में मेरी ही ट्रक की चाबी। मेरे आसपास कुछ लोग रो रहे थे और पंडित शांति मंत्र पढ़ रहा था। बाबा की चेतावनी। मेरे बगल में एक बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तू समय से आगे चल रहा है, ये तेरी मौत नहीं, भविष्य है। अगर वही गलती दोहराई जो झरिया में की, तो अगली बार ये सपना नहीं होगा। मैंने पूछा, कौन सी गलती? उन्होंने चुपचाप एक तावीज दिया और बोले, जिसे तू छोड़ आया वो तुझसे बंध चुकी है। अब रास्ता सिर्फ माफी और मोक्ष से खुलेगा। गंगा में वो चेहरा। मैंने जैसे ही गंगा का जल अपने चेहरे पर छिड़का, पानी में एक चेहरा उभरा। वही जली हुई औरत, सफेद साड़ी। उसने कहा, तू मुझे छोड़ आया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर से वही ट्रक। मैं दौड़कर अपने ट्रक की ओर भागा, लेकिन वहां अब दो ट्रक खड़े थे, दोनों बिल्कुल एक जैसे। एक मेरा और एक शायद उस औरत का। मैंने एक का दरवाजा खोला, अंदर धुआं, राख और गंध। दूसरे में चाबी घुमाई, इंजन चालू, लेकिन रेडियो पर एक आवाज चली, शेखर, अब तू अकेला नहीं है। वाराणसी के घाटों से निकलकर मैंने ट्रक का रुख किया प्रयागराज की ओर, लेकिन अब सड़कों पर कम और अंदर के डर पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। हर मोड़ पर लगता कोई बैठा है, हर ब्रेक पर जैसे कोई उतरता है। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी। रात करीब 10 बजे मैं प्रयागराज पहुंचा। कुंभ के मैदान वीरान पड़े थे। तीनों नदियां, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती शांत थीं, लेकिन हवा में कुछ अशांत था। मैंने ट्रक किनारे लगाया और घाट की ओर गया। वहां एक बाबा बैठे थे
आंखें बंद, सिर झुका हुआ। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने बिना देखे कहा, तू यहां मोक्ष खोजने नहीं, अपना अंतिम दृश्य देखने आया है। रात को बहती उल्टी गंगा। मैंने गंगा के किनारे खड़े होकर देखा, पानी की लहरें सामान्य दिशा के उलट बह रही थीं, जैसे कोई पिछले जन्म की गलती को लौटाना चाहता हो। और फिर पानी में एक चेहरा उभरा, वही औरत। उसने कहा, प्रयाग में लोग पाप धोते हैं, पर तू अपने साथ पाप को ही लाया है। मैं पीछे मुड़ा, बाबा गायब थे। त्रिवेणी का सपना। मैं वहीं घाट पर बैठ गया और न जाने कब आंख लग गई। सपने में मैंने देखा, मैं त्रिवेणी के संगम पर खड़ा हूं। 3 रास्ते मेरी ओर बढ़ते हैं। 1, एक रास्ता जलता हुआ है। 2, दूसरा रास्ता धुंध से भरा। 3, तीसरा, उसमें वो औरत सफेद साड़ी में खड़ी है और कहती है, इस बार भी छोड़कर जाएगा। त्रिवेणी से उठता शंख। मैं घबराकर उठा और देखा, घाट पर पानी में एक शंख तैर रहा है। मैंने उसे उठाया तो उसके अंदर से आवाज आई, तेरे रास्ते अब सीधे नहीं, गोल हैं। हर मोड़ पर तुझे वही मिलेगा जो तूने पीछे छोड़ा है। ट्रक में वापस लौटना। मैं भागता हुआ ट्रक की ओर आया, लेकिन इस बार स्टीयरिंग व्हील पर खून था और मेरी ड्राइवर सीट पर वो ही तावीज फटा हुआ पड़ा था जो बाबा ने दिया था। अब समझ आ चुका था, वो औरत अब मुझसे नहीं, मेरे ट्रक से जुड़ चुकी है। प्रयागराज की भयावह रात के बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और कानपुर की ओर निकल पड़ा। सड़कें अब शांत थीं, लेकिन मन के अंदर जैसे कोहराम मचा हुआ था। बाबा की दी हुई तावीज अब फटी पड़ी थी और उसके भीतर की राख मेरे डैशबोर्ड पर बिखर चुकी थी। कानपुर की सरहद और वो पुल। जैसे ही मैं फतेहपुर पार करके कानपुर के बाहर पहुंचा, एक पुराना पुल सामने आया। ढाबे वाले ने रास्ता पूछने पर कहा था, उस पुल से मत जाना, रात को वहां जो ट्रक गिरता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। मैं हंस पड़ा था, लेकिन अब उस पुल पर खड़े होकर मेरी हंसी सूख चुकी थी। पुल पर झूलता ट्रक। जैसे ही मैं उस जर्जर पुल पर चढ़ा, मुझे सामने एक ट्रक दिखा जिसका पिछला हिस्सा हवा में लटका हुआ था, मानो वो गिरने को ही है। मैंने हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं। जैसे ही पास गया, वो ट्रक धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। न कोई आवाज, न धक्का, बस जैसे पानी में कंकड़ गिरा हो। एक बच्चा और वो सवाल। पुल के आखिरी सिरे पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, चाचा आप भी नीचे गिरेंगे? मैंने चौंक कर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो रात में? वो बोला, मैं हर रात देखता हूं कि कौन बचता है, क्योंकि मम्मी तो गिर गई थी उसी औरत के साथ जो अब आपके ट्रक में है। ट्रक में लौटकर मैंने ट्रक की खिड़की से झांका। सीट पर बाल बिखरे हुए थे। साइड मिरर में एक औरत की झलक दिखी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने चाबी घुमाई, इंजन चालू हुआ। रेडियो अपने आप बज उठा, हर मोड़ तेरे लिए नहीं बना शेखर, इस बार जो गिरेगा वो सिर्फ लोहे का नहीं होगा। पुल की बीच धड़कन। पुल पार करते समय मुझे लगा मेरे ट्रक के टायर जमीन को नहीं छू रहे, जैसे हम हवा में तैर रहे हों और नीचे से कोई आवाज आ रही हो, नीचे आ जा, हम इंतजार कर रहे हैं। कानपुर का वो भयानक पुल अब मेरे पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका डर अब भी ट्रक की छत से लटकता महसूस हो रहा था। मैंने ट्रक को उन्नाव की तरफ मोड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, सड़कें वीरान होती गईं, पेड़ काले होते गए और रात कुछ ज्यादा ही चुप लगने लगी। दुर्गा खेड़ा, मानचित्र पर मिटा हुआ गांव। जीपीएस पर एक सीधा रास्ता दिखा जो मेरे सफर को 40 मिनट छोटा कर रहा था। मैंने सोचा, चलो यहीं से चल लेते हैं। रास्ता एक जंगल के अंदर जाता था। जैसे ही अंदर घुसा, नेटवर्क चला गया और बोर्ड पर लिखा था, दुर्गा खेड़ा, प्रवेश वर्जित। गांव का पहला दरवाजा। गांव की हद में घुसते ही एक टूटा हुआ गेट मिला, जिस पर लाल रंग से लिखा था, यहां कोई नहीं रहता। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने देखा झोपड़ियों में धुआं उठ रहा था। औरतें घूंघट निकाले बैठे थीं, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन सब कुछ बिल्कुल आवाजहीन था। वो सूनी आंखें और बंद दरवाजे। मैंने ट्रक रोका और उतरकर एक झोपड़ी के पास गया। दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ एक तस्वीर टंगी थी, एक औरत की, सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर और आंखें पूरी काली। तभी पीछे से आवाज आई, उसने तुम्हें चुन लिया है। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। दुर्गा देवी का मंदिर। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर मिला। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मंदिर के भीतर एक मूर्ति थी, मां दुर्गा की, लेकिन उसकी एक आंख नहीं थी और मुंह पर पट्टी बंधी थी। तभी मंदिर की दीवारों से आवाज आई, तू मां को साथ लेकर आया है, अब मां तुझे छोड़ेंगी नहीं। ट्रक की खिड़की पर निशान। जब मैं ट्रक में वापस लौटा, साइड शीशे पर 5 उंगलियों के निशान थे।
जैसे किसी ने अंदर से खिड़की पर खरोंचा हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस गांव से भागने लगा, लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही गांव का वही गेट सामने आ जाता। तू चुना जा चुका है, हर बार यही आवाज आती। दुर्गा खेड़ा का सच अंत में एक छोटा बच्चा रास्ते में खड़ा मिला। उसने कहा, मां कहती हैं अगर तुझसे सच्चाई न बोली गई होती तो तुझे छोड़ा जा सकता था, लेकिन अब तू उस औरत को जान चुका है जिसे हर गांव से निकाला गया है। दुर्गा खेड़ा गांव से जैसे तैसे निकलने के बाद मेरी हालत किसी मानसिक युद्ध से लौटे सिपाही जैसी थी। ट्रक में बैठा तो पाया कि स्टीयरिंग अब भी गर्म था, जैसे किसी और के हाथों ने अभी अभी उसे पकड़ा हो। जीपीएस फिर चालू हुआ। अगला पड़ाव लखनऊ, शहर की रोशनी और मेरा अंधेरा। लखनऊ की चमकदार सड़कें थोड़ी राहत देने वाली थीं, लेकिन मन का सन्नाटा अब भी वैसा ही था। मैंने ट्रक को एक माल गोदाम के पास रोका जहां रात गुजारने की सोची थी। एक चौकीदार आया और बोला, अगर रात गुजारनी है तो सामने उस पुराने कोठी के पास चले जाइए, वहां खुला मैदान है। कोठी जो आईनों से भरी थी। मैं जब उस कोठी के पास पहुंचा तो सामने एक भव्य लेकिन टूटी हुई हवेली दिखी। दरवाजा आधा खुला था और भीतर से रोशनी झलक रही थी। मैंने ट्रक वहीं खड़ा कर दिया। तभी ट्रक के शीशे में एक परछाई दिखी, किसी औरत की, बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। आईने जो खुद को नहीं दिखाते। कोठी के भीतर झांकने की हिम्मत हुई तो देखा भीतर हर दीवार पर आईने लगे थे, लेकिन सब के सब उल्टे, मानो कोई नहीं चाहता था कि अपना चेहरा देखे। एक आईने को सीधा करने की कोशिश की तो आवाज आई, जो देखेगा वो रहेगा नहीं। आईना घूमा और उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि उस औरत का चेहरा था जो मेरे ट्रक में बैठी थी। हवेली का रहस्य अचानक पीछे से एक आदमी का गला घोंटने जैसी आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, एक पुराना चौकीदार खड़ा था। बोला, ये हवेली कभी नवाब की थी, लेकिन उनकी बेटी ने खुद को यहीं आईनों के सामने जला दिया था, क्योंकि लोग उसके चेहरे का मजाक उड़ाते थे। अब वो हर चेहरे को उसी तरह जलाना चाहती है। ट्रक में वापसी और आईने की चाल। मैं भागकर ट्रक में आया, लेकिन ट्रक के अंदर हर कांच में अब मेरा चेहरा गायब था। सिर्फ वही औरत दिख रही थी, कभी सामने की खिड़की में, कभी बैक मिरर में। और फिर एक तेज चिल्लाहट, अब तू मुझे नहीं छोड़ सकता शेखर। लखनऊ की वो आईनों वाली हवेली पीछे छूट चुकी थी, लेकिन आईनों में अब भी मैं नहीं दिख रहा था। मेरी पहचान किसी और ने चुरा ली थी। अब मैं बढ़ रहा था हरदोई की ओर, जहां मेरे अगले डिलीवरी पॉइंट का इंतजार था। लेकिन किसे पता था वहां एक बस मेरा इंतजार कर रही थी जो खुद कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। सड़क जो बंद हो चुकी थी। हरदोई शहर से कुछ किलोमीटर पहले एक छोटी सी कच्ची सड़क दिखी जो खेतों के बीच से जा रही थी। जीपीएस ने उसी रास्ते को चुना। मैंने ट्रक मोड़ा और वो रास्ता पकड़ लिया। करीब 3 किलोमीटर अंदर एक पुरानी पीली रंग की स्कूल बस खड़ी मिली। बस के ऊपर बोर्ड था, बाल मंदिर स्कूल, लेकिन स्कूल का नाम कटा हुआ था। बस के अंदर का सन्नाटा। जैसे ही ट्रक पास से गुजरा, बस की खिड़की से किसी बच्चे की आंखें झांकती दिखीं। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। बस की हालत जर्जर थी, टायर फटे हुए, दरवाजा जंग लगा, लेकिन खुला। जैसे ही अंदर कदम रखा, हल्की सी बच्चों की हंसी सुनाई दी। जो बस कभी स्कूल नहीं पहुंची। एक कोने में एक पुराना फाइल बॉक्स मिला। उसमें एक अटकी हुई डायरी पड़ी थी। पढ़ा तो लिखा था, 15 साल पहले इसी बस में 17 बच्चे बैठे थे, लेकिन स्कूल कभी नहीं पहुंचे, बस कभी नहीं मिली। और अब कभी कभी वो बच्चों की परछाइयां इस सड़क पर दिखती हैं। मेरे हाथ कांप उठे। बच्चों की परछाइयां और मेरी घबराहट। जैसे ही मैंने डायरी बंद की, पीछे से बच्चों की तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीटों पर धूल हट चुकी थी, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। और सबसे पीछे की सीट पर किसी ने शेखर अंकल लिख दिया था। बस जो अब भी चलती है। मैं बाहर भागा और ट्रक में चढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, सामने की सड़क गायब हो गई। अब वही स्कूल बस मेरी हेडलाइट में सामने थी और उसके अंदर बच्चे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक बच्चा शीशा खोलकर बोला, अब आप हमारे नए ड्राइवर हो। हरदोई की वो बस अब बस एक भयानक सपना लग रही थी, लेकिन शरीर और आत्मा पर उसकी छाप अब भी ताजा थी। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और जीपीएस अब मुझे ले जा रहा था शाहजहांपुर की ओर। शहर के बाहर एक माल गोदाम में माल उतरवाना था, लेकिन रास्ते में एक घने पेड़ों के बीच से जाती सड़क मिली, जहां एक साइन बोर्ड झूल रहा था, कालीधाम मंदिर 2 km अंदर। सड़क जो धुएं में खो जाती थी। मैंने ट्रक वहीं किनारे लगाया, क्योंकि सड़क के चारों ओर धुएं के घने बादल थे।
अजीब बात यह थी कि यह धुआं आग का नहीं बल्कि किसी जली हुई चीज का था, जैसे कोई हवन नहीं बलि चल रही हो। मन में एक बेचैनी सी उठी, लेकिन पैर अपने आप मंदिर की ओर चलने लगे। मंदिर में घंटियों की जगह चीखें थीं। जैसे ही मंदिर का गेट पास आया, अंदर से कोई शंख नहीं बल्कि किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मंदिर छोटा था, लेकिन उसके आसपास काले झंडे लगे थे जिन पर सिंदूर और राख लगी हुई थी। मुख्य गर्भगृह में एक काली मूर्ति थी, पर मूर्ति की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। काली मां की पूजा या कोई पुरानी सज्जा? एक बूढ़ा पुजारी दिखा जिसकी आंखें सफेद और भावशून्य थीं। बोला, यहां जो आता है वो कुछ देकर ही जाता है, या तो खून या पछतावा। मैंने पूछा, कौन आता है यहां? उसने हंसते हुए कहा, जो रास्ता भटक चुके हैं या जिनका पीछा अब साया करने लगा है। मेरी बलि तय हो चुकी थी। मैंने पीछे देखा। मेरे पीछे वो बच्चा खड़ा था जो बस से मुझे बुला रहा था, और फिर एक एक कर बाकी सब बच्चे भी मंदिर के दरवाजे पर आ गए। उनके हाथों में अगरबत्तियां नहीं बल्कि जले हुए खिलौने थे। उन्होंने पुजारी की ओर देखा और पुजारी ने कहा, इन्हें मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। भाग या रुक जा, फैसला अब खुद पर था। मैं भागा। धुएं में से रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन किसी तरह ट्रक तक पहुंचा। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, पीछे से वो पुजारी चिल्लाया, तू चाहे जहां चला जाए, अब तेरा शरीर नहीं, तेरी आत्मा हमारे पास है। शाहजहांपुर की वो रात अब बीत चुकी थी, लेकिन उस मंदिर की राख अब भी मेरे ट्रक की सीट पर जमी थी। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि अब और क्या बाकी रह गया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जीपीएस ने अगला रास्ता दिखाया, बरेली बाईपास के पास से होकर एक सर्विस रोड। मैंने बिना सोचे ट्रक मोड़ दिया। क्रॉसिंग जो कभी खुलती नहीं। रात के करीब 1 बज रहे थे। वो रोड बिल्कुल वीरान थी। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आई। बूम बैरियर नीचे था, लाइटें टिमटिमा रही थीं, लेकिन कोई ट्रेन आने की आवाज नहीं। मैंने सोचा रुकना ठीक रहेगा, पर तभी ट्रक की हेडलाइट में एक औरत आई। सफेद साड़ी में ट्रैक पर बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कटती नहीं, दोहराई जाती है। मैं नीचे उतरा और धीरे धीरे पास गया। जैसे ही पास पहुंचा, वो औरत बोली, हर रात मैं यहीं बैठती हूं, हर रात वही ट्रेन आती है, हर रात मैं फिर कटती हूं। मैं सन्न। मैंने पूछा, कौन सी ट्रेन? उसने धीरे से हाथ से इशारा किया और पीछे से भयंकर ट्रेन की आवाज आई, लेकिन कोई ट्रेन दिखाई नहीं दी। सायरन, चीख और गूंजती चुप्पी। अचानक मेरे दोनों कानों में ट्रेन के ब्रेक लगने की छिटकती आवाज और फिर चीखें। मैंने देखा ट्रैक पर 3 और लोग खड़े हो गए थे, एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चा और एक साइकिल वाला। औरत बोली, ये सब हर रात कटते हैं, लेकिन ट्रेन अब आती नहीं, बस उनकी मौत लौट आती है। वो ट्रेन जो समय की कैद में फंसी है। मैंने जेब से मोबाइल निकाला तो उस पर टाइम 1:27 AM फ्रेम हो चुका था। अगला मिनट ही नहीं आ रहा था। ट्रक की घड़ी भी उसी समय पर अटक चुकी थी। मैंने देखा सड़क पर पटरियों के बीच खून नहीं बल्कि राख और धुआं था, जैसे जलती हुई आत्माएं वहां बार बार आ रही हों। मैंने उस रात ट्रेन नहीं देखी, खुद को देखा। एक क्षण ऐसा आया जब ट्रैक पर खड़ा कोई इंसान मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मैं ही था। वही कपड़े, वही जूते, वही चेहरा, लेकिन आंखें काली, सूनी। और वो मुझसे बोला, तू जहां तक जाएगा, मौत तुझे पहले ही काट चुकी है, अब सिर्फ कहानी चल रही है। बरेली की वो बंद क्रॉसिंग पीछे तो छूट गई, लेकिन मेरा मन अब भी वहीं अटका हुआ था। हर बार जैसे मौत एक नए रूप में मेरा इंतजार करती और मैं जैसे मजबूरी में आगे बढ़ता चला जाता। जीपीएस गड़बड़ाने लगा था। अब अगला पड़ाव था मुरादाबाद, जहां एक प्राइवेट वेयरहाउस में माल डिलीवर करना था। जीपीएस बार बार एक छोटे गांव की पगडंडी की ओर मोड़ रहा था। मैंने विरोध नहीं किया। अब मुझे मंजिल की परवाह नहीं रही थी, बस कहानी में बहता चला जा रहा था। गांव का नाम था नींदपुर। छोटा सा गांव था, जंगलों के बीच बसा हुआ। हर घर की खिड़की बंद, दरवाजे अंदर से कुंडियों से बंद। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई आदमी, कोई नहीं दिखा। ट्रक से उतरा तो सन्नाटा कानों को चीर रहा था। एक लड़की जो अकेली थी, गांव के आखिरी छोर पर एक कुएं के पास एक 13-14 साल की लड़की बैठी थी। उसने मुझे देखा और कहा, ज्यादा देर मत रुकना, यहां लोग सोते हैं, लेकिन अगर तुम भी सो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। गांव की हवा में कुछ था। मैंने देखा हर घर की छत से धुआं निकल रहा था, जैसे हर घर में कुछ जलाया जा रहा हो, पर कोई खांसी, कोई हलचल, कुछ नहीं। एक झोंपड़ी के अंदर झांका।
एक परिवार बिस्तर पर लेटा था। सभी सो रहे थे, पर उनकी आंखें खुली हुई थीं। वो सिर्फ सो नहीं रहे थे, फंस चुके थे। लड़की बोली, इस गांव पर एक नींद की बला है जिसने हर इंसान को सुला दिया है। जो भी बाहर से आता है, अगर जरा भी थक कर बैठ गया तो उसकी आत्मा नींद में खो जाती है। मैं डर के मारे ट्रक की ओर भागा। ट्रक में बैठते ही हवा भारी हो गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन अचानक स्टीयरिंग जाम हो गया। सीट पर जो तकिया था वो अब धीरे धीरे मेरे सिर की ओर खिसक रहा था। कानों में वही लड़की की आवाज, मत सोना, मत सोना। मुझे भी नींद आने लगी थी। आंखें बंद हो रही थीं, दिमाग सुन्न हो रहा था। लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा, जैसे किसी ने मुझे झटका दिया हो। ट्रक एक झटके में पीछे की ओर चला और गांव की सीमा पार करते ही सब कुछ शांत हो गया। मुरादाबाद के नींदपुर गांव से बचकर निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी थकावट घर कर चुकी थी। अब ट्रक जैसे खुद ही चल रहा था और मैं बस उस सफर का मूक गवाह बन गया था। रात के 3 बज चुके थे। आगे गजरौला आ रहा था। सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। नाम था सत्यम ढाबा। एक पुराना टूटा फूटा सा बोर्ड, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी की कुर्सियां। लेकिन अजीब बात यह थी कि ढाबा खुला था और अंदर रोशनी भी जल रही थी। एक आदमी जो धुएं से बना था। मैं ट्रक रोककर जैसे ही अंदर गया, एक आदमी चूल्हे के पास बैठा मिला। चेहरा धुंधला, कपड़े जले हुए और उसकी आंखों में एक अजीब सी ज्वाला। उसने बिना मेरी ओर देखे पूछा, क्या लोगे, दाल चावल या बस डर? ढाबे की दीवारें पिघलने लगीं। मैंने कुर्सी खींची ही थी कि दीवार से धुआं निकलने लगा। वो आदमी बोला, हर रात 3:13 पर मैं इस ढाबे को खुद जलाता हूं और सुबह 5 बजे सब फिर ठीक हो जाता है। तू यहां बैठा रहा तो या तो जल जाएगा या फिर खुद जलाने लगेगा। वो आग जो मिट्टी नहीं, आत्मा जलाती है। मैंने देखा, चूल्हे से कोई आग नहीं निकली थी, लेकिन मेरी टेबल धीरे धीरे गर्म हो रही थी। पीछे देखा, एक शीशे के दरवाजे में ढाबा का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक जलती हुई झोपड़ी थी और अंदर मैं खुद बैठा था, आग में लिपटा हुआ। सपना या सच? मैं भागा, ढाबे से बाहर निकला। ट्रक वहीं खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खोला, सीट पर वही आदमी बैठा मिला, जला हुआ। मुस्कुराता हुआ बोला, अब तू भी लौटेगा हर रात इस ढाबे को जलाने। घड़ी की सुई 313 पर अटक गई। मेरे मोबाइल की स्क्रीन फिर से 313 AM पर अटक चुकी थी। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने पीछे देखा, ढाबा धीरे धीरे राख बन रहा था, लेकिन वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, हाथ हिला रहा था जैसे मुझे बुला रहा हो। गजरौला की आग से बचकर मैं अब हापुड़ की ओर बढ़ रहा था। रास्ता खाली था, पर मन भरा हुआ डर, थकान और सवालों से। हर जगह कुछ न कुछ अनजाना, हर मोड़ पर एक नई परछाई। हापुड़ की सीमा पर एक स्कूल पड़ा। सुबह होने में अभी वक्त था। घड़ी में रात के 4:22 बजे थे। सड़क किनारे एक टूटी हुई दीवार दिखी और पीछे एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग। बोर्ड अब भी लटक रहा था, सरस्वती विद्या मंदिर, हापुड़। लेकिन वो स्कूल तो 20 साल पहले बंद हो चुका था। ये बात वहां की दीवारों पर खुद बयां हो रही थी। फिर वो घंटी क्यों बजी? मैंने जैसे ही ट्रक पास में रोका, अंदर से क्लास की घंटी सुनाई दी। टन टन टन, इतनी साफ और तेज कि मानो कोई आज भी वहां कक्षा चालू कर रहा हो। मैंने ट्रक के शीशे से देखा, क्लासरूम के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, सभी एक जैसे यूनिफॉर्म में। गुरुजी आए। एक लंबा सफेद कुर्ता पहने इंसान ब्लैक बोर्ड के पास आया। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आवाज गूंज रही थी, आज हम आत्मा का पाठ पढ़ेंगे। कौन बताएगा आत्मा क्या होती है? एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, आत्मा वही जो मरने के बाद भी पढ़ाई छोड़ती नहीं। सारे बच्चे हंस पड़े, लेकिन वो हंसी कानों को चुभ गई। मैं अंदर गया। मेरे कदम अपने आप स्कूल के गेट की ओर बढ़े। जैसे ही गेट के पास पहुंचा, वहां एक पुराने पंखे की तरह घूमता दरवाजा था। किसी ने अंदर से खोला। अब मैं स्कूल के अंदर था। बच्चों के चेहरे अजीब थे। एक क्लासरूम में झांका। सभी बच्चे हिल तो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे जैसे पत्थर के बन चुके थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी के मुंह में जीभ नहीं थी, पर सबकी किताबों में सिर्फ एक ही शब्द था, मुक्ति। मैं पकड़ लिया गया। एक लड़की ने मेरी उंगली थामी और धीरे से बोली, सर, आज आप हमें पढ़ाएंगे ना? हमारी पिछली आत्मा स्कूल छोड़कर भाग गई थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं उस स्कूल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत की। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे जाना है। घंटी फिर से बजी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैं बाहर भागा। ट्रक वहीं था, लेकिन उसकी विंडशील्ड पर लिखा था,
क्लास में वापसी जरूरी है। हापुड़ से निकलते वक्त कुछ ऐसा लगा जैसे मैं अब वापस लौट नहीं सकता। हर रास्ता नया था, लेकिन दिल की धड़कन वही थी, एक डर जो पीछा करता चला आ रहा था। गाजियाबाद आ चुका था और ट्रक खुद ब खुद एक पुराने रेलवे यार्ड की ओर मुड़ गया। रेल यार्ड की खामोशी, ट्रक खड़ा हुआ। यार्ड के अंदर सिर्फ कुछ पुरानी बोगियां थीं। वहां कोई था भी नहीं, सिर्फ खड़ी बोगियां जिनमें से हवा की सर्द गूंज आ रही थी। मैंने ट्रक के दरवाजे से बाहर झांका, सिर्फ धुआं और बर्फीली हवा थी। वो बोगियां जो चलती थीं बिना इंजन के। तभी एक पुरानी ट्रेन की बोगी धीरे धीरे हिलने लगी और बोगी में कुछ कभी न देखे गए निशान बनते चले गए। बिना इंजन के बोगी खुद ही चलने लगी। ट्रेन की रेल की आवाज के बीच मुझे महसूस हुआ इस यार्ड में कुछ और भी था। आत्माएं जो बोगियों में फंसी थीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तब मुझे वो आवाजें सुनाई दी, अजनबी कदमों की आवाजें जो बोगी से बाहर आ रही थीं। एक बोगी के पास मैं खड़ा था और अचानक दरवाजा खुला। आगे कोई नहीं था, बस एक धुंधला सा चेहरा झांक रहा था। इंजन नहीं था, लेकिन ट्रेन चल रही थी। मैंने उस बोगी में झांका, लेकिन कोई इंजन नहीं था। फिर भी वो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरे कदम भी उस ट्रेन के पीछे चलने लगे, जैसे मैं भी उस ट्रेन का हिस्सा बन चुका हूं। एक साए की तरह पीछा किया गया। जैसे ही ट्रेन ने घुमाव लिया, मैंने देखा मुझे वही धुंधला चेहरा ट्रेन की झरोखे से देख रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और ट्रक की ओर भागने लगा, लेकिन पीछे से कोलाहल की आवाजें आ रही थीं। कभी ऐसा लगता जैसे ट्रेन की आवाज और मेरी धड़कन एक जैसी हो। यार्ड से बाहर आने के बाद भी डर बना रहा। मैंने ट्रक में बैठते ही स्टार्ट किया और बाहर निकलने के लिए रिवर्स में ट्रक मोड़ा, लेकिन फिर भी उस ट्रेन की आवाज मुझे पीछा करती रही। खिड़की से बाहर देखा, रेलगाड़ी अब भी पटरियों पर चल रही थी, लेकिन बिना इंजन के। फिर भी मुझे एहसास हो गया ये खाली ट्रेनें कभी नहीं रुकती और मैं अब उन जैसे ही एक साए की तरह इस डर में फंसा हुआ था। गाजियाबाद के रेल यार्ड से निकलने के बाद मैं अब नोएडा की ओर बढ़ रहा था। रास्ता शांत था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सड़कों पर बहुत कम कारें दिख रही थीं, पर कुछ पुरानी हवेलियां बीच बीच में दिख रही थीं। हवेली का दरवाजा और अंधेरी रातें। नोएडा के एक पिछड़े इलाके में मेरे ट्रक की ब्रेक्स अचानक जोर से कटी। मैंने देखा एक बड़ी सी हवेली सामने थी। उसका दरवाजा खड़ा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से आकर दरवाजा खोला हो। रात के 2 से 5 बजे थे और हवेली की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हल्की सी रोशनी बाहर से झांक रही थी। हवेली में चीखें और हंसी। मैं ट्रक से बाहर निकला। दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी मुझे भीतर से कुछ चीखें सुनाई दी, लेकिन ये कोई डरावनी आवाज नहीं थी, बल्कि हंसी की आवाजें थीं, जो कभी कांपकर और कभी हंसी में बदल जाती थीं। मैंने कदम बढ़ाया और हवेली के भीतर घुस गया। हवेली के अंदर के लोग। हवेली में कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन हर तस्वीर में लोगों के चेहरे अजीब थे। सभी की आंखों में गहरी खामोशी थी, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं दिख रहा था। फिर अचानक मैंने एक कमरे के अंदर से हंसी की आवाजें सुनी। कमरे के अंदर देखा कुछ लोग एक मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे अब भी धुंधले थे। मौत का खेल शुरू हुआ। एक आदमी ने उठकर कहा, हम हर रात खुद को मरने का खेल खेलते हैं, लेकिन हर सुबह हम जिंदा मिलते हैं। क्या तुम भी खेलना चाहोगे? मेरे शरीर में कांप पैदा हो गई। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आत्माएं जो खुद को मरा हुआ समझती हैं, वे लोग धीरे धीरे खड़े हुए और मेरे पास आए। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी लाली थी और उनकी हंसी अब कांप में बदल चुकी थी। वे कह रहे थे, हम तो मर चुके हैं, लेकिन हर रात खुद को फिर से जिंदा कर लेते हैं। फिर अचानक एक आदमी के शरीर से धुआं निकलने लगा। वो व्यक्ति वहीं गिर पड़ा और मर गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से जिंदा हो गया। इतना ही नहीं, उसने मुझे देखा और बोला, अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मैंने खुद को फिर से जिंदा महसूस किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था यह क्या हो रहा था। मेरे अंदर कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा था। मुझे लगा मैं अब कभी भी वापस नहीं लौट सकता। मैंने उस हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। नोएडा से निकलते वक्त दिल्ली का रास्ता बड़ा ही सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी इमारतें थीं, लेकिन सब की सब खाली और सुनसान। शेखर अब समझ चुका था कि जितना वह भागेगा, उतना वह अजनबी जगहों में फंसता जाएगा। दिल्ली में अजीब सी इमारत। दिल्ली के एक पुराने इलाके में मेरे ट्रक की ब्रेक्स अचानक से जोर से बजीं। मुझे सामने एक बहुत ही पुरानी इमारत दिखी।
इमारत के अंदर से कोई आवाज नहीं थी, फिर भी बाहर से वो इमारत गूंज रही थी, जैसे एक अजनबी आवाज जो आप कभी नहीं समझ पाते। मैंने ट्रक रोका और बाहर देखा। इमारत में हर खिड़की पर एक अजीब सा धुआं उठ रहा था, जैसे कोई काला धुआं हवा में तैर रहा हो। इमारत के अंदर रात की शुरुआत। मैं धीरे धीरे इमारत के पास गया और महसूस हुआ कि ये इमारत कभी जिंदा थी, लेकिन अब वो बेजान हो चुकी थी। अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सी गूंज सुनाई दी। अचानक से एक रोशनी जल उठी और मुझे लगा जैसे इमारत खुद को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हो। लोग जो कभी नहीं मरते। इमारत में कई पुराने कमरे थे। हर कमरे में पुरानी दीवारों पर घने धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए शीशे। मैं एक कमरे में घुसा जहां मुझे कुछ लोग बैठे दिखे। कहां आए हो तुम? एक आदमी ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा कुछ इस तरह था जैसे वो कभी मरा और फिर से जिंदा हो गया। मेरे जवाब से पहले ही वह बोला, हम सभी यहां रहते हैं, हमने कभी नहीं मरा। हर रात यह इमारत हमारे लिए फिर से बन जाती है, जैसे एक नया शहर जिसमें हम कभी नहीं मरते। यह इमारत एक जेल बन चुकी थी। वे लोग धीरे धीरे पास आए और बोले, तुम भी अब हमारे साथ हो। अब तुम भी इस इमारत के हिस्से हो। यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। यह जगह हर रात खुद को जीवित कर देती है, लेकिन सुबह सब कुछ फिर से शून्य हो जाता है। क्या तुम तैयार हो? मेरे अंदर एक अजीब सा डर भर गया। मैंने देखा कि वह लोग किसी कांच के कमरे में घुसने लगे जहां उनके साए दीवारों पर लटकते दिख रहे थे। फिर वही अजीब बदलाव। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं भी अब उसी तरह महसूस कर रहा था जैसे उन लोग थे। गहरी हंसी, धीमी सांसें और एक अजीब सी ताकत जो मेरे शरीर में भरने लगी थी। मैंने देखा कि सभी लोग एक साथ तुम्हें इस इमारत में शामिल कर रहे हैं, लेकिन यह इमारत न रुकने वाली थी। जैसे ही मैंने इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की, दूसरी तरफ एक दरवाजा खुला और वहीं अजनबी लोग सामने खड़े थे। उनकी आंखों में वही लाल चमक थी। तुम अब यहां हो, तुम यह इमारत छोड़ नहीं सकते, उन्होंने कहा। और मैं अब एक साया बन चुका था जो हर रात खुद को फिर से जीने का खेल खेलता था। गुरुग्राम के रास्ते पर शेखर अब पूरी तरह से दिमागी तोड़फोड़ का शिकार हो चुका था। दिल्ली की उस खाली इमारत ने उसे एक डरावनी दुनिया में फंसा दिया था, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना था। गुरुग्राम की गहरी झील। गुरुग्राम के बाहरी इलाके में पहुंचते ही मैंने देखा एक बहुत बड़ी झील। पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं, लेकिन इसका चेहरा कुछ अजीब था, जैसे पानी के भीतर कुछ गहरे साए थे जो हर रात बाहर निकलने के लिए तड़पते हों। सड़क के किनारे पर एक पुरानी बस्ती थी जो अब खाली हो चुकी थी। घर जमीन से आधे डूबे हुए थे और वहां से निकलने वाले लोग जैसे सड़कों पर चलने वाले नहीं थे, बल्कि पानी में डूबे हुए थे। झील के नीचे का रहस्य। मैं धीरे धीरे झील के पास गया। पानी के भीतर कुछ छायाएं देखी जो धीरे धीरे उठ रही थीं। इन छायाओं में मानव रूपों की परछाइयां दिख रही थीं, जिनके चेहरे बेहद दर्दनाक थे, जैसे वे बहुत लंबे समय से डूबे हुए हों। अचानक एक हाथ झील से बाहर आया और फिर दो और हाथ। मैंने देखा पानी से पूरे के पूरे लोग बाहर निकल रहे थे, जिनके शरीर पर जल के निशान थे। झील के नीचे के लोग, एक महिला जो पानी से पूरी तरह से भीगी हुई थी, मेरे पास आई और बोली, हम सब यहाँ डूबकर मरे थे, लेकिन हर रात हम बाहर आते हैं और किसी को अपने साथ खींच ले जाते हैं। क्या तुम भी आना चाहोगे? उसकी आंखों में जो गहरी उदासी और खालीपन था, वो मुझे पूरी तरह से जकड़ चुका था। वह महिला मेरे करीब आई और फिर मुझे एक ओर खींच लिया। पानी में डूबने का खौफ। मेरे शरीर में अब चिंता और डर समाने लगा। सभी लोग अब पानी में डूबे हुए थे, लेकिन वे फिर से उठ रहे थे। उन्होंने मुझे झील में खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को छुड़ाया और भागने की कोशिश की। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं इस झील में फंस चुका था, मेरे पैरों में डूबने की ताकत बढ़ती जा रही थी। और फिर मेरी आंखों के सामने वो महिला फिर से हंस पड़ी। तुम अब हमारे जैसे हो गए हो। तुम भी अब हर रात यहां से बाहर निकलोगे, लेकिन सुबह फिर से डूब जाओगे। सहमी आत्माएं और अंधेरा। मैंने फिर से झील से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक जाल की तरह उस झील ने मुझे और भी जकड़ लिया। अब मुझे लगने लगा कि मैं कहीं खो चुका हूं, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग कभी मरते नहीं। मेरे शरीर में अब पानी के निशान थे और मेरी आत्मा में वही दर्द था जो उन लोगों में था जो अब कभी मरने नहीं जाते। शेखर के लिए यह सफर अब और भी डरावना हो चुका था। गुरुग्राम की झील से बच निकलने के बाद वह अब मथुरा की ओर बढ़ रहा था, जहां उसकी किस्मत उसे एक और अजनबी जगह ले जा रही थी। मथुरा की पुरानी हवेली। मथुरा में पहुंचते ही वहां के लोग अजीब तरह से उसे घेरने लगे थे। सड़क के दोनों ओर पुरानी हवेलियां थीं,
जिनमें हर दरवाजे के ऊपर रात का अंधेरा था, जैसे वह किसी अजनबी आत्मा के वास में हो। वह हवेली जो सबसे दूर थी, वहीं से एक हवा का झोंका आया जो शेखर के शरीर को कांपते हुए महसूस होने लगा। वह हवेली हर रात बन जाती है, वह हवेली हर रात अपने आकार को बदलने लगती है। शेखर ने देखा जैसे कोई अजनबी साया कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी उस हवेली के भीतर से हंसी की आवाजें आती और कभी अंदर से, कभी तो भारी कदमों की आवाज सुनाई देती। अचानक गहरी खामोशी छा गई। शेखर ने कुछ कदम बढ़ाए और हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर एक और दुनिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही शेखर को महसूस हुआ कि यह कभी भी आम जगह नहीं हो सकती। सभी कमरे अंधेरे से भरे हुए थे और दीवारों पर अजीब सी छायाएं चल रही थीं। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब सी कटी हुई लग रही थीं, जैसे वह कई सालों से वहां बैठा हो, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं बदलता। तुम यहां क्यों आए हो? उस आदमी ने पूछा। वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, हम यहां रहते हैं लेकिन हम कभी नहीं मरते। हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, लेकिन असल में हम रूप बदलते रहते हैं। हर रात एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वे जिंदा नहीं, फिर भी जिंदा हैं, शेखर ने पूछा। तो तुम लोग क्या चाहते हो? वह आदमी हंसा और बोला, हम चाहते हैं कि तुम भी अब यहां आ जाओ ताकि हम साथ रह सकें। यह हवेली कभी खत्म नहीं होती, यह हमेशा अपनी जगह बदलती रहती है और हम हमेशा यहां रहते हैं। तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। शेखर की समझ में यह सब नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यह गहरी खामोशी महसूस हो रही थी जो हवेली के भीतर थी। वह महसूस कर रहा था कि वह कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जहां से निकलना अब नामुमकिन हो चुका था। सिलसिला फिर से शुरू होता है। जैसे ही शेखर ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, वह देखा कि दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। हवेली के दरवाजे अब अजनबी आवाजें सुनाने लगे थे, जैसे कोई पानी में डूबे हुए लोग उसे आवाज दे रहे हों। वह फिर से महसूस करने लगा कि वह अब उसी दुनिया का हिस्सा बन चुका है जो हर रात एक नई जिंदगी शुरू करती है और फिर से खत्म हो जाती है। शेखर की आत्मा अब बिल्कुल थक चुकी थी। वह कई दिनों से इन अजनबी जगहों में घूम रहा था, कभी गुरुग्राम के डरावने झील के पानी में, तो कभी मथुरा की हवेली में, जहां वह जिंदा होने के बावजूद मर चुका था। काले बादल और अंधेरा। अंतिम बार जब शेखर ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की तो आसमान में घने काले बादल जमा हो गए। यहां तक कि हवेली के चारों ओर का माहौल भी बदल चुका था। पानी की आवाजें गहरी हो गई थीं और हवेली की दीवारों से खौफनाक गूंजें सुनाई दे रही थीं। शेखर ने महसूस किया कि वह अब अपनी आखिरी यात्रा पर है। वो खोने से पहले हवेली के दरवाजे फिर से खुले और शेखर को लगा जैसे यह उसका अंतिम मौका है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वह देखता है कि सामने एक अजीब सी दुनिया थी। सड़कें अंधेरे में डूब चुकी थीं। हर तरफ मृत आत्माओं का एक सैलाब था जो शेखर की तरफ बढ़ रहे थे। शेखर को समझ में आ गया कि वह अब इस दुनिया से कभी नहीं बाहर जा पाएगा। यह सब उसकी नियति थी। उसका भाग्य उसे इन अजनबी रास्तों पर ले आया था। अजनबी जाल में फंसा हुआ वह सड़कों पर चलने लगा, लेकिन उसका रास्ता कहीं साफ नहीं था। हर कदम पर उसे एक नया डर महसूस हो रहा था। हर मोड़ पर एक नई आत्मा उसके सामने आ जाती, लेकिन अब वह कुछ और नहीं देख रहा था, सिर्फ वहां की डरावनी खामोशी महसूस कर रहा था। एक समय था जब वह सोचता था कि वह इन सब का सामना कर सकता है, लेकिन अब वह जान चुका था कि वह इस अजनबी जाल में फंस चुका है जिससे कभी नहीं निकल सकता। अंतिम अलविदा। अब शेखर ने महसूस किया कि इस दुनिया से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस चुपचाप चलता रहा, जैसे वह अब एक और आत्मा बन चुका हो जो इन रास्तों पर हमेशा के लिए घूमेगा। वह समझ चुका था कि वह यहां सजा भुगत रहा था और उसके सारे डर अब कभी खत्म नहीं होंगे। कभी गुरुग्राम के झील में, कभी मथुरा की हवेली में, वह अब कभी वापस नहीं जा पाएगा। शेखर का अंत और यात्रा का समापन। जैसे जैसे शेखर की यह यात्रा खत्म होती है, उसका दिल अब कभी शांत नहीं हो सकता। वह उन अजनबी जगहों पर फंसा रहेगा जहां आत्माएं कभी भी शांति नहीं पाती। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि शेखर की आत्मा अब एक और कहानी बन चुकी है जो आने वाली आत्माओं को अपनी कथा सुनाएगी। कहानी का समापन। इस कहानी के समाप्त होने के बाद शेखर अब एक नई पहचान के साथ उन अजनबी रास्तों पर घूमेगा। हर अजनबी आत्मा के साथ वह उन डरावने रास्तों पर सफर करता रहेगा, क्योंकि वह अब उस यात्रा का हिस्सा बन चुका है जो कभी नहीं खत्म होती। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, कहानी का यह सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए AS हॉरर मीडिया के साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए डर के साथ